उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे हैं सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी जी। धर्म जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। शुक्रिया, मैं आभारी हूँ विविध भारती का, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। धर्म जी, रेडियो के स्टूडियो में आप मौजूद हैं तो जाहिर है कि पहला सवाल ये बनता है कि बचपन से रेडियो से आपका किस तरह का ताल्लुक रहा है? एक्चुअली मेरा कहूँ तो फिल्म लाइन में आने का जो शौक पैदा हुआ रेडियो से ही हुआ। अच्छा। एक तो मैं शौक था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल से आने के बाद में मेरे घर पे अपना रेडियो सुनते थे। उस टाइम तो वही विविध भारती होता था जी। और जो गाने मुझे अच्छे लगते थे मैं उनको अपने नोट करता था। हाँ, डायरी में। और मैं आपको बता दूं, वो बड़ी स्पीड से करना पड़ता था क्योंकि बिल्कुल लाइन टू कैचअप करना बड़ा मुश्किल होता। जी जी। तो कई बार होता था कि आधे गाने रह जाते थे, कुछ एक लाइन रहेगी जी। तो मैं वेट करता था कि जब दोबारा वो गाना आएगा तो पूरा तो उसको मैं पूरा कैसे करूंगा। क्या जुनून। तो ये मेरा रेडियो से कनेक्शन वो तब से रहा है। बहुत ही प्यारी याद आपने तो। और उसके अलावा क्रिकेट का, क्योंकि मैं क्रिकेट का भी बहुत शौकीन था, तो उस जमाने जो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट मैचेस होते थे ओहो, वो रात को आते थे, बहुत लेट नाइट में, जी तो टाइम डिफरेंस की वजह से। तो समर के टाइम पे हम अपना छतों पे सोते थे घरों में। जी। आई कम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, रोहतक से आता हूँ मैं जी। तो हम छतों पे सोया करते थे, हमारी पूरी फैमिली छत पर सोई होती थी। और वो ट्रांजिस्टर लेके, क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था दूसरों को, तो कान के पास लगा के मैं और कमेंट्री सुनता था। क्या बात है। और कभी जब कोई आउट हो जाता था तो मैं चिल्ला भी देता था। तो मेरे डैडी उठ के मुझे बोलते थे, अरे बस कर, सो जा अब, कब तक ये चलेगा तेरा। तो ये रेडियो से मेरा कनेक्शन रहा है। क्या बात है। फिल्मी गाने और क्रिकेट की कमेंट्री, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसने लोगों को बहुत ज्यादा रेडियो से जोड़ा है। आपने फिल्मी गानों की बात की तो हम फिल्मी गानों पर आगे चलकर आते हैं, लेकिन क्रिकेट की बात की तो इंडिया का वेस्ट इंडीज टूर बड़ा ऐतिहासिक रहा है। जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो सरदेसाई, गावस्कर, यस, इंजीनियर वाला ये वही दौर था। बिल्कुल। और खूंखार वेस्ट इंडीज के सामने जब भारतीय टीम गई, लॉयड और उनके वो जो जोएल गार्नर, वो तो मतलब ऐसे खूंखार होते थे। हम सोचते हैं कि उस जमाने में बेचारे हमारे क्रिकेटर के पास हेलमेट तक नहीं होते थे जी। और 6-6.5 फुट का बिल्कुल तेज गेंदबाज आपके सामने खूंखार चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत ही लेजेंडरी सीरीज थी। उसके बारे में और कुछ बताइए कि जब गावस्कर और भारतीय ओपनिंग टीम को बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ता था। बहुत, क्योंकि उससे पहले तक कभी भी हिंदुस्तानी टीम जाके इस तरह से कभी नहीं खेली, विदेशी धरती पर इस कभी नहीं खेली थी। और वेस्ट इंडीज में तो खास तौर से जी, क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो बॉलर होते थे उस टाइम में हमको बताया जाता था कि वो प्रैक्टिस कैसे करते थे, क्योंकि वहां पूरा वो आइलैंड वाला है मामला जी। वो सैंड के ऊपर प्रैक्टिस करते थे और सैंड के ऊपर आपको बॉल फेंकना है और तेज फेंकना है। तो इसलिए उनकी वो जो पावर थी वो इतनी हो चुकी थी कि वो बड़े खूंखार हो चुके थे। जब हम तो यहाँ इंडिया में उस जमाने में हम तो स्पिनिंग विकेट वाले लोग थे, बिल्कुल। सडनली आपको फास्ट बॉलर वहां मिलते थे और ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर थे कि आपकी मतलब खोपड़ी टूट जाए। हाँ, मेलकम मार्शल जैसे, जोएल गार्नर जैसे, माइकल होल्डिंग। आपको याद होगा नारी कॉन्ट्रैक्टर थे हमारे, उनके सर पे चोट लगी थी, उनका कैरियर खत्म हो गया था इसी वजह से। जी बिल्कुल, क्योंकि उस जमाने में हेलमेट नहीं हुआ करते थे। तो उस समय मुझे याद है स्पेशली गावस्कर की जो सीरीज जो खेली थी उन्होंने, बिल्कुल कमाल, बिल्कुल कमाल, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बिल्कुल, उसको आज तक उसको याद किया जाता है। वो जो गावस्कर का डिफेंस था और जिस तरीके से वेस्ट इंडीज की पेस बॉलिंग का सामना कैसे करना है उसको दिखाया। सरदेसाई थे हमारे उस टाइम, इंजीनियर थे हमारे उस टाइम, बिल्कुल। एक ओपनर अपना कौन थे, सलीम दुरानी थे उस टाइम। तो वो सलीम दुरानी को तो कहा करते थे ना कि आप
बोली तो छक्का मार देते थे। हाँ, मतलब सलीम दुर्रानी यानी छक्कों का फरमाइशी प्रोग्राम कि आप कहाँ बोलेंगे वहां पर छक्का चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। फारूक इंजीनियर भी इसी तरह थे, बहुत वो आक्रामक खेलने वाले लोग। बिल्कुल, वो एक सीरीज है जो आज तक कभी किसी ने भूली नहीं है, वो एक हिस्ट्री में लिखी गई है वो। जी, और ये कमाल की बात मुझे लगी कि आपने ये कहा कि रेडियो की कमेंट्री के जरिए सुनना और ये विजुलाइज करना कि ये तमाम लोग, अगर ये टेलीविजन पर देखने मिलता तो शायद आप उस शिद्दत से याद नहीं करते। बिल्कुल, और मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, वो इतनी एक्साइटमेंट होती थी उस टाइम। जी, क्या एक्साइटमेंट में मैं चिल्ला दिया करता था रात को लेट, बाकी घर के लोग जागते। हमारे सुनने वाले ये इमेजिन कर सकते हैं कि छोटे शहर की छतें और गर्मियों के दिन और रात के अंधेरे में ट्रांजिस्टर पर गूंजती कमेंट्री और उसका एक्साइटमेंट। बिल्कुल, गजब की बात है, आपने कमाल के दिन याद दिलाए। एक्चुअली ये एक सीन बनता है फिल्म के लिए, एज ए सिनेमेटोग्राफर आपके लिए। अब मैं उसको विजुअलाइज कर रहा हूँ जी, कि एक बाकायदा एक सीन बनता है, ये बाकायदा बनता है। क्या कमेंटेटर्स याद हैं उस जमाने के? मेरे ख्याल से लाला अमरनाथ जो है वो एक्सपर्ट कमेंटेटर हुआ करते थे। एक्सपर्ट कमेंटेटर थे, हमारे सरदार जी जसदेव सिंह जी जी बिल्कुल, वो तो बड़े मशहूर थे, वो तो हर जगह पहुंचते थे, वो तो मतलब हॉकी का भी करते थे, वो हमारे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे उनकी भी करते थे और क्रिकेट की भी करते थे, वो तो बहुत ही मशहूर थे वो। बाकी वो फॉरेन के थे, अपने ऑस्ट्रेलियन आते थे, वो ऋषि बैनर्ड थे और बॉबी तलियार। हाँ, बॉबी तलियार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक जमाना अलग था। वो अभी वहीं से देखिएगा, उस सीरीज से ही आई एम श्योर कि तेंदुलकर ने जो इंस्पिरेशन लिया गावस्कर से, और वहां से वो शुरू हुआ है। क्या बात है, वो एक सीरीज ऐसी है जिसको आदमी कभी भूलता नहीं है। क्या क्रिकेट के उस एक्साइटमेंट को कमेंट्री में सुनकर अपने स्कूल के मैदान में उस तरह से खेलने की कोशिश की गई? मैं बिल्कुल स्कूल में खेला हूँ। अच्छा, तो उसकी भी आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ, स्कूल में कैसे खेलने को मिला मुझे। जी जी। अब हम तो उस जमाने में गली मोहल्ले की गलियों में, और अपने यूजुअली तो हम गलियों में ही खेलते थे, लेकिन संडे को ये होता था कि हमारे वहाँ ग्राउंड था, पुलिस ग्राउंड, वहां जाके मैचेस होते थे जी, अलग अलग मोहल्लों के मैचेस होते थे, और एक ही ग्राउंड में 3-4 जगह अलग अलग मैच चल रहे होते थे। बिल्कुल। तो एक दिन ऐसे ही वो मैच चल रहा था, एक सरदार जी थे, वो शायद उजागर सिंह नाम था उनका। मैच के बाद वो मेरे पास आ गए, मेरे को पूछते हैं कौन से स्कूल में पढ़ता है तू? तो मैंने बोला मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। तो बोले तुमने क्यों नहीं आता? मैं कहा यार मैं वहाँ स्कूल में कैसे खेल सकता हूँ, मैं तो बोले नहीं तू वहाँ पढ़ता है तो हमारी टीम है वहाँ पे, तू आता क्यों नहीं है? तो मैंने कहा अच्छा तो मैं आ जाऊँ? तो बोले हाँ कल से वहाँ जाओ तुम। क्या अगले दिन से मैं वहाँ गया। अब किस हैसियत से खेला करते थे? बतौर बल्लेबाज, विकेट कीपर? नहीं, मैं शुरू में मैं ओपनिंग, मेरे को उन्होंने तो वहाँ मोहल्ले में देखा, मेरे को वो ग्राउंड पे देखा जी, तो वहाँ तो हम ना तो बिना पैड्स के बिना उसकी खेला करते थे, और मैं मारता था, मतलब मैं ओपनिंग में गया। उस समय ऐसा भी नहीं था कि वहाँ नई बॉल से हम खेलते थे, पुरानी बॉल से काम चलता था हमारा। लेकिन जब मेरे को उन्होंने वहाँ बुलाया तो पैड पहना दिए और बोले ओपनिंग पे चले जा। अब मैं तो डर रहा था शुरू में, तो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने कभी वो ऐसी नई वाली बॉल से, तो शुरू में थोड़ी चोटें भी लगी, तो उन्होंने फिर मेरे को गाइड किया। ओके, तो बोले नहीं तुम घबराओ मत, बोले घबराना नहीं है बिल्कुल, मैंने तुमको देखा हूं तुम वहां खेलते हो, जैसे तुम वहां खेलते हो बॉल को देख के खेलते हो, बॉल को देख के खेलो बस। क्या बात है। उसके बाद में फिर मैं वहां टीम का ओपनर बन गया। अच्छा, तो क्या आप डिफेंसिव खेलते थे या लंबे लंबे शॉट्स टांग? नहीं, मैं उतना लंबे शॉट वाला नहीं था, बट डिफेंसिव भी था, अग्रेसिव भी था, ऐसा नहीं था। मतलब बॉल को देख के खेलना है, अगर बात डिफेंस करने वाली डिफेंस कर दिया, अटैक करना है तो अटैक कर दिया। बिल्कुल। तो इनफैक्ट हमारी टीम काफी अच्छी थी उस टाइम। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन भी हुआ था कूच बिहार ट्रॉफी में। अरे क्या बात। हाँ, लेकिन मैं वहां जा नहीं पाया क्योंकि मैं स्कूल में क्लासें अटेंड नहीं करता था। ओहो, खेल कूद की वजह से ही। ओके, तो मेरी वो अटेंडेंस वहां पूरी नहीं थी, तो मेरे स्कूल वालों ने मुझे आगे भेजा नहीं उन्होंने, क्योंकि वो कुछ उनका कंडीशन होता था कि जिसके अगर प्रॉपर वो नहीं है तो वो आगे खेल नहीं सकते। बट एनीवे, उसके बाद में कट टू मैंने अपना क्रिकेट कहाँ शुरू किया जी, जब मैं FTI में गया। ओहो, वहां भी, वहां पता लगा कि हमारे यहाँ अपना सब कुछ है, तो मैं वहां का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बन गया, और मैं वहां पे जाके मैंने पूरी क्रिकेट टीम शुरू की। क्या रोज शाम को हम क्लासेस के बीच में हमको 1-1.5-2 घंटे का गैप मिलता था। हाँ। उस 2 घंटे के गैप में मैं बाकायदा लड़कों को इकट्ठा करके हम वहाँ प्रैक्टिस करते थे, और उसके बाद में भी वहां से निकलने के बाद में पता लगा कि यहाँ पे एक FTI एलुमनाई की टीम है जो बॉम्बे में खेलती है, जैसे टॉम ऑल्टर कैप्टन हुआ करते थे। ओहो, क्या बात। टॉम ऑल्टर, नसीरुद्दीन शाह, सतीश शाह, ये सब लोग हमारे साथ खेलते थे। अरे क्या बात है, कितनी प्यारी। तो वो टीम मतलब पिछले कुछ सालों तक चल रही थी। हाँ। अभी रिसेंटली मतलब 4-5 साल हो गए, अब सब अपने अपने बिजी हो गए हैं, एक उम्र हो गई है लोगों की,
बीच में हमारे मतलब एलुमनाई के अलावा बाहर से भी लोग, विशाल भारद्वाज वगैरह भी हमारे साथ खेलने लग गए थे। हाँ, वो तो प्रोफेशनल क्रिकेटर। हाँ, तो रॉबिन भट्ट जैसे है वो भी आते थे, तो कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री के जो थे वो भी हमारे साथ आके खेलने लगे थे। तो क्या बात है। हाँ, और हम तो टूर करते थे। अच्छा। मतलब आप मानेंगे नहीं, हम कहाँ कहाँ गए क्रिकेट टीम लेके अपनी। मतलब आप शौक देखिए जी, हैं फिल्म लाइन के। हाँ, लेकिन अपने पैसे से हम अंडमान निकोबार गए हैं, ओहो, भरूच गए हैं, जामनगर गए हैं, गोवा गए हैं, दिल्ली गए हैं, मसूरी गए हैं, देहरादून गए हैं। इन सब जगह पे जाके, और मेयो कॉलेज तो मतलब हम रेगुलर हो गए हैं। पिछले साल तक हमारा जो है, एक साल वो उनको हम यहाँ इनवाइट करते हैं बॉम्बे में, और एक साल हम वहां जाते हैं। यानी ये अजमेर वाला? अजमेर मेयो कॉलेज अभी भी चलता है वो किस्सा। क्या बात। देखिए, कहाँ से यादें शुरू हुई कि आप रोहतक में गर्मियों में छत पर कमेंट्री और गाने, और वहां से हम FTIA तक आप पहुंचे। आपने बताया कि गानों की एक डायरी होती थी जिसमें आप गाने लाइव लिखा करते थे, तो उनमें से कोई एक गाना याद करके यहां सुनवा दीजिए ताकि हमारे श्रोताओं का मनोरंजन हो जाए। एक गाना था उसका, बहादुर शाह जफर की गजल है वो, न किसी की आंख का नूर हूं। बिल्कुल, मोहम्मद रफी का। बिल्कुल सुनते, लाल किला फिल्म का ही वो जो गाना था जी, वो मेरा बेहद पसंदीदा गाना। क्या बात है। एक बहुत ही अनमोल रफी की गायकी का शाहकार है वो। और अब ये देखिएगा, रफी साहब के बेटे जो है वो भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, शाहिद भाई। क्या बात। वो अभी भी हमारे टच में है। वाह भाई, वाह भाई, वाह। ये गजल सुनते हैं इनफैक्ट। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके। मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो जड़ गया वो दयार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। धर्म जी, हमने बहादुर शाह जफर की गजल सुनी। क्या बात है, क्या गजब की याद। मतलब एक तरफ क्रिकेट, दूसरी तरफ फिल्मी गानों का कॉम्बिनेशन और आपकी सुनहरी यादों के उजाले। तो चलिए आपके बचपन के शहर रोहतक में आपके बचपन के घर चलें
और आपके परिवार से मिले। जरूर। हमारा एक बड़ा परिवार है जी। हम 4 भाई 3 बहनें हैं और मम्मी डैडी अब तो नहीं रहे जी। और हमारा बेसिकली पुश्तैनी जो पेशा रहा है वो खेती रहा है। अच्छा, और बड़े फार्म होते हैं वहाँ तो पंजाब और हरियाणा में? हमारी फैमिली क्योंकि पाकिस्तान से माइग्रेट हुई थी जी, तो वहाँ पे भी हमारे वही थे, तो यहाँ आने के बाद में हमको वो मिलता है जो क्लेम वगैरह, तो उसमें हमको वही पुश्तैनी ज़मीनें मिल गई तो हम वही करते रहे। सरहद के उस पार किस इलाके से आपका ताल्लुक रहा है? हमारा ताल्लुक था एक मुल्तान में एक शहर है मुजफ्फरगढ़ जी। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं एक्चुअली 1-2 प्रोजेक्ट करने पाकिस्तान भी गया था और अपना घर भी ढूंढने गया था। क्या बात है? घर तो नहीं मिला, वहाँ पे कुछ बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई थी तो पता लगा कि यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो भी यहाँ नहीं रहते हैं, वो लंदन रहते हैं, फैमिली उनकी, वो अपना घर मतलब बना के चले गए हैं। तो मैं जब घर देखने गया तो मेरी बुआ जी थी यहाँ पे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बताया मैं आप बताइए मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ है हमारा। उनको बड़ी यादें थी उसकी जी। तो उन्होंने बताया कि स्टेशन है मुजफ्फरगढ़ का, उधर से आओ, आगे आओगे तो एक राइट में गली आती है और गली के बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ है और उसके पीछे ही शीश महल है। देख रहा हूँ तो वहाँ शीश महल तो नहीं खड़ा था जी, लेकिन वहाँ एक बिल्डिंग खड़ी थी। तो पता लगा, फिर हमने वहाँ लोकल लोगों से पता किया तो बोले नहीं ये तो यहाँ लोग रहते नहीं है अभी, ये तो चले गए हैं, यहाँ पे है नहीं वो। तो बस इतना ही था। और मैं जब गया पाकिस्तान तो मेरा जाने का मकसद ही यही था। जब मेरे को इनविटेशन आया था कि ये शूट करने के लिए आप आ सकते हैं क्या, मेरे दिमाग में सिर्फ पहली चीज़ यही आई कि मैं अपना घर देखने जाऊंगा। वाह। वहाँ से कुछ नौकर थे जो हमारे साथ आए थे, तो वो हमको किस्से बताया करते थे। हमारे घर पे वो बताते थे कि वहाँ 3 बहुत बड़े बड़े घड़े रहते थे, अच्छा, मटके, और जिसमें एक में दाल चावल और आटा रहता था। और हमारे घर के आगे से कोई भी गुजरेगा या कोई भी मांगने वाला तो एक वो गड़वी रहती थी उसमें, और उनको 3 गड़वियाँ वो मिलती थी हर एक को, कोई भी आ जाए। क्या बात है। और हमारे जो दादाजी थे तो उनका भी उस जमाने में पर्दे का भी थोड़ा वो था जी। तो उनका इतना होता था कि जब वो घर में घुसते थे, बताते हैं कि उनके हाथ में एक छड़ी होती, छड़ी में घुंघरू होते थे। ओके। ताकि वो जब चलते थे तो घर में लेडीज को पता लग जाता था कि आ रहे हैं तो वो सब अपना पर्देदारी कर लें। तो ऐसे किस्से बहुत सुने थे। तो मेरे को बड़ा शौक था कि यार अपना घर होते, वो क्योंकि हमको बताते थे उस टाइम कि हमारे घर में ऑस्टिन की कार होती थी, वहाँ पे इंपोर्टेड फ्रिज होता था वहाँ पे। तो हमको लगता था यार ये सब था। अभी भी हमारे घर में एक्चुअली देखा जाए कुछ मेरे पास, मैं उठा के भी लाया हूँ अपने यहाँ बॉम्बे में भी, कुछ प्लेटें हैं मेरे पास। अच्छा। जो पाकिस्तान से वो आई थी और अभी तक हैं वो, उनको हमने यादों के तौर पर पुराने वक्तों की यादें हैं ये, रखा हुआ है अपने घर पे वो। जी जी जी। तो जो आपके बचपन का रोहतक था वो आज के रोहतक से तो बहुत अलग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा कि खेती का काम हुआ करता था और बड़ा परिवार था। बिल्कुल। कितने सख्त थे माँ पिताजी? नहीं, माँ पिताजी इतने सख्त नहीं थे हमारे। जी हाँ, पढ़ाई के लिए मेरी मम्मी जो थी वो, मैंने मार बहुत खाई है क्योंकि पढ़ाई में मैं हमेशा निकम्मा आता था। खेल कूद का जो मेरा चक्कर था ना वो मेरा वही होता था। मतलब स्कूल खत्म हुआ नहीं, मैं बस्ता लेके सीधा ग्राउंड में चले आता था खेलने के लिए। क्या बात, ऐसा होता था। घर भी नहीं आता था मैं तो घर जब आता तो पूरा मिट्टी से भरा होता था और वहां पर एक गेम नहीं, मतलब मैं हॉकी भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलते थे, एक वो पिट्ठू होता था, वो मतलब जो भी ग्रुप में उस दिन खेलना वो खेल लिया उस दिन। हाँ, तो ऐसा था वो मेरा। तो जब आप धूल से सने आते थे तो मम्मी पूरी धूल झाड़ती थी? अरे धूल के साथ साथ बहुत कुछ झड़ता था लेकिन बचपन की वो पिटाई आज किस तरह याद करते हैं आप? मैं सोचता हूँ शायद इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मैं अगर पढ़ा गया होता तो शायद मैं किसी और ही फील्ड में होता, क्योंकि फिर तो वही होता है ना कि या तो आपको बोलेंगे इंजीनियर बन जाओ, ये हो जाओ। हालांकि मैं जब पढ़ता था, मैंने जब बीकॉम कर रहा था तो मेरे को उस टाइम ऐसा लगता था हम सीए बन जाएंगे यार, क्योंकि अकाउंट्स में और इसमें थोड़ा सा हम ठीक ठाक थे, तो लगता यार सीए का कोर्स कर लेंगे। और वो वहां से उसी दौर पे एक्चुअली जब मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया जी, तो हमारे कॉलेज में एक फोटोग्राफी क्लब होता था, तो मैंने ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा। तो वो फोटो मैं खींच के, एक हमारे वहाँ स्टूडियो था जहाँ से मैं अपने वो प्रिंट बनवाता था। तो वो जो स्टूडियो के वो जो मालिक थे, वो जो मेरे फोटो देखते थे, उनको लगता था यार यही लड़का तो कुछ अलग ही फोटो खींचता है, क्योंकि मैं वो पोर्ट्रेट ऐसे वाले खींचता नहीं था। मैं तो सुबह सुबह हमें ये होता था कि अपना साइकिल उठाया और चले गए बाहर शहर से। गाँव की तरफ होता था। जब मैं कॉलेज में था तब तक तो मेरे पास था एक छोटा सा वेगलैंडर करके, एक रशियन टाइप के, रशियन या जर्मन का था कुछ, उस तरह का कैमरा था मेरे पास में। तो वो कैमरा में लेके अपना निकल जाया करता था। और वो सुबह सुबह विंटर में रोहतक से बाहर निकलते थे गांव की तरफ, कोहरे में वो कोई बुढ़ा बैठा हुआ हुक्का पी रहा, उसकी फोटो खींच ली। अरे वाह। कोई लेडी मटका लेके जा रही है पानी भरने, उसकी फोटो खींच ली। तो इस तरह की फोटो मैं खींचता था। ये सारी ब्लैक एंड व्हाइट होती? ब्लैक एंड व्हाइट में उस जमाने में।
तो वो जब वो देखते थे वहां पे, तो वो एक दिन उन्होंने, स्टूडियो वाला ने मेरे को बोला कि यार देखो हमारा एक क्लब है यहाँ पे, तुम हमारा क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? तो मैंने कहा भाई ये कौन सा, मुझे तो पता नहीं क्या क्लब है आपका। बोले देखो क्लब ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे जो प्रिंट है वो आधे रेट पे हम बना के दिया करेंगे। तो मुझे थोड़ा वो इंटरेस्ट हो गया। मैंने कहा अच्छा यार, क्योंकि मैं काफी फोटो प्रिंट करवाता था, खर्चा बहुत होता था। उन्होंने बताया कि हमारा ऐसा है, इतना एक एंट्री फीस थी कुछ, तो मैंने भर दी वो। तो उसके बाद मैं वहाँ मेंबर बन गया। तो वहाँ पे मुझे याद है एक बहुत बड़े नॉन स्टिल फोटोग्राफर है योग जॉय, वो उस टाइम ट्रिब्यून पेपर के चीफ फोटोग्राफर होते थे, वो भी रोहतक से ही थे। तो वो क्लब के समझ लीजिए जैसे प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो होते हैं वो ऐसे बने हुए थे। तो वो अपने महीने में 1.5 महीने में एक बार आते थे। तो फिर मैं उनको अपनी वो फोटो दिखाता था। तो वो फिर वो मेरे को सजेस्ट करते थे, तुम एक काम करो, ये वाला जो फोटो है ना, एक यूथ टाइम्स मैगजीन है उसमें भेज दो, ओके, ये सरिता में भेज दो, ये मुक्ता में भेज दो, ये वीकली में भेज दो। तो मैं फिर वैसे वो भेजता था। तो होने ये लगा कि जब फोटो जाते थे, मैं कभी 5 भेजे, कभी 6 भेजे, तो उसमें से एक सिलेक्ट हो जाता था, 5 वापस आ जाते थे। अच्छा। तो लेकिन एक सिलेक्ट हो जाता था, जब वो छपता था तो बड़ी खुशी होती थी, नीचे नाम आता था। क्या बात है। छायाकार धर्म गुलाटी। तो मुझे लगता था कि चलो यार, और हमको मुझे याद है ब्लैक एंड व्हाइट का 25 रुपए मिलता था। अरे वाह। और कलर ट्रांसपेरेंसी का 75। घर वाले बहुत खुश होते होंगे। हाँ, घर वाले भी साथ में, फिर अपने कॉलेज में भी, फिर मैं तो मैगजीन खरीद के बांटता था जी जी दोस्तों में कि देख यार मेरी फोटो खींची। और आप मानेंगे नहीं, मैं आपको उसको किस्सा बताता हूँ। अभी कट टू, एक कब की बात है, दिस इज 70s। हाँ। तो आज 50 साल बाद, कुछ 2 साल पहले मुझे एक फोन आता है मेरे दोस्त का, वो भी हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। वो मेरे को कहता है यार एक मेरा दोस्त बैठा हुआ है, वो तेरे से बात करना चाहता है। तो मैंने कहा अच्छा भाई फोन दे दो उनको। फोन दिया उन्होंने, वो अपना बात करने लगे। तो मेरे को पहचान में नहीं आ रही। तो मैंने बोला भैया थोड़ा क्लू दे दो यार कुछ। तो बोले भैया तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ थे। अब मैंने कहा यार ये 50 साल पहले कॉलेज में किसको याद रहता है यार जी। तो फिर कहता है तुम्हें याद है तेरी एक फोटो थी, एक बच्चा है और एक चाबियों का गुच्छा है और वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा फोटो तो मुझे याद है। तो बोले वो कहाँ छपी थी तुझे याद है? मैंने कहा ये भी मुझे याद है। तो बोले तूने किताबें बांटी थी वो भी तुझे याद है? मैंने कहा तो बोले एक किताब मेरे पास भी है। अरे गजब। मेरे को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मैं कैच कर रहा हूँ कि यार कौन है आदमी यार। फिर मैंने उसको बोला, मैंने यार बता दे यार, तो मेरे को नहीं याद में। तो उसने फिर अपना नाम बताया। मैंने कहा अरे यार मैंने कहा क्या बात है, पुराने लोग मिल गए। वो मुझे कह रहा है, कहता है यार तुझे याद नहीं है? कहता है यार मैं तो तेरा बहुत बड़ा फैन था उस टाइम। क्या बात है, क्या बात। 50 साल कहाँ तक कोई याद रखता है ऐसी। तो लेकिन वो ऐसी चीजें हैं, वो आज भी मेरे टच में है। नाउ बेसिकली वो आए थे यहाँ पे, वो एक्चुअली मसूरी में रहते हैं आजकल। अच्छा अच्छा। हाँ, वो उनके रिश्तेदार हैं यहाँ पे, तो उनसे मिलने आए थे। तो मेरे दोस्त वहाँ बैठे हुए थे। और वो एक्चुअली निकले भी क्या, वो इंदर कुमार बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनकी जो साली है उनसे उनकी शादी हुई है। ओहो। तो इसलिए वो उनके यहाँ आए हुए थे। तो ये हमारे जो दोस्त है साउंड रिकॉर्डिस्ट, वो इंदर कुमार का साला है। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से वो माहौल बन गया। तो वहाँ जब बात निकली तो उसने कहा अरे यार ये तो धर्म गुलाटी, चल तेरे से बात कराते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मेरी बात कराई। क्या बात है। तो ये तो कनेक्शन है। देखिए वो फोटोग्राफी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक। तो ये शौक था हमारा उस टाइम। और म्यूजिक जो है ये ऑल अराउंड वहां उस समय भी चलता रहा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ उस दौर का एक गाना सुनते हैं। तो एक नया दौर का गाना सुना दीजिए। कौन सा वाला गाना आप पसंद करें? साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना,
साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता में। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी। नया दौर का गाना हमने सुना। धर्म जी, बातें हो रही हैं मशहूर सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी जी से विविध भारती के स्टूडियो में, और नए दौर से अब फिर चलते हैं उसी दौर में जब रोहतक में आप धूल मिट्टी से सने हुए घर आते थे और मम्मी आपकी पूरी धूल झाड़ती थी और आपकी पूरी बदमाशी भी झाड़ती थी। उस जमाने के खान पान की बात कीजिए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का खाना तो लोग बहुत शिद्दत से याद करते हैं उस जमाने को। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मम्मी जो है बहुत अच्छा खाना बनाती थी जी। और मैं आपको बता दूं, मेरी कुछ फेवरेट सब्जियां होती थी। तो जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट आ गया, अब वो 3 साल मैंने यहाँ काटे, 3 क्या 4 साल ऑलमोस्ट, तो जब भी मैं बीच में वापस जाता था तो मेरी मम्मी वो सब चीजें बना के रखती थी। अरे जो मेरे शौक की होती थी। उसके अलावा भी जब मैं उसके बाद बॉम्बे आ गया जी, फिर बॉम्बे से आना जाना बहुत कम हो गया था, क्योंकि साल में एक बार ही आना जाना हो पाता था। तो उस टाइम भी मुझे याद है कि हमारी मम्मी चुटकी वाली सेवियां बनाती थी, वो जो हाथ से बनती हैं। जी जी। तो वो मीठा होता है, मतलब उसको शुगर में बनाते हैं। हाँ हाँ। तो वो मेरे शौक की बड़ी वो थी। तो मैं जब भी जाता था, उनको पता होता तो आने वाला है, तो वो बना के रखती थी, और वो खुद हाथ में बनाती थी। वो क्या बात है। उसको हाथ में बना के उसको धूप में सुखाना पड़ता था, उसको बाद में वो फ्राई करके उसमें जी शुगर डाल के हम उसके लंबे लंबे रेशे सुखाए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। तो ये सब था। और हमारे डैडी एक दाल मटन बनाते थे। अरे वाह, वो इतना अच्छा है, आई कांट एक्सप्लेन टू यू। और इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, मैंने अभी एक रणवीर करके शेफ है जी, जो अपना वीडियो पोस्ट करता है, तो उसका चैनल है। हाँ हाँ। वो बना रहा था दाल मटन, और मैंने वो देखा उसका, और वो भी कह रहा है कि वो भी बचपन में उसने घर पे खाया था। अरे उसके बाद आज पहली बार बना रहा है। और इनफैक्ट मैंने डिसाइड किया अभी कि मैं थोड़े दिनों में मैं भी वही रेसिपी ट्राई की जाएगी, वो डिश मैं ट्राई करने वाला हूँ। क्या बात है। बिल्कुल। भाई बहनों में लड़ाई बहुत हुआ करती थी? नहीं, हमारी वो ऐसे वाली लड़ाई वाला मामला नहीं था। ऐसा वाला नहीं था। हाँ, इतना जरूर होता था कि जब मतलब हम साथ में मिलके बहुत कुछ करते थे, पार्टनर्स ऑफ क्राइम। हाँ, वो होता था कि हम जैसे कुछ चुरा के खाना है। हाँ। क्योंकि घर पे ये होता था, हमारे कुछ ऑर्चर्ड भी थे। हाँ। मैंगोज के। अच्छा। तो हमारे घर पे वो मैंगो आते थे, तो मैंगो तो कच्चे आते थे, तो उनको हम अपना वो बोरियों में लगा दिया करते थे, चारपाई पे बिछा के उस पर बिछा दिए गए, फिर उसको ढक दिया गया। तो होता ये था कि दोपहर में समर में बाकी लोग सोए होते थे और हमको कुछ वो खाना होता था। तो हम फिर वो भाई बहन जो है चुपके से जाके वो देखते थे कितने आम पके हैं, उसमें से चुपके से उठा के और घर पे ही खाते थे। हम घर के बाहर हमारे एक सीढ़ी होती थी, सीढ़ी पे बैठ के खाना और वहीं पे उनको छिलके वहां बाहर फेंक के आते थे। लेकिन ये जो चुपके से खाए हुए आमों का स्वाद ही अलग होता होगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। एक तो वो आम हमारे बहुत ही अच्छे आते थे, मतलब वेरी गुड मैंगोज। वो हमारे घर इतने आते थे, हम तो बांटते थे एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे आते थे, गोनी गोनी भर भर के आते थे हमारे घर पे। तो हमने दोस्तों में बांटते थे, रिश्तेदारों में बांटते थे। वाह। ये जो खेलकूद का जमाना था, आप बता रहे हैं कि आप पिट्ठू खेलते थे और हॉकी खेलते थे और क्रिकेट खेला करते थे, तो किस खेल में ज्यादा इंटरेस्ट था, क्रिकेट या हॉकी? क्रिकेट में मेरा सबसे ज्यादा। और आपके आदर्श कौन थे क्रिकेट में? और शुरू से तो गावस्कर ही थे उस टाइम, मैंने आपको बताया। तो उसके बाद तेंदुलकर मेरे फेवरेट हो गए। अच्छा। अभी विराट फेवरेट है। मतलब बल्लेबाज हमेशा फेवरेट रहे हैं आपके।
हालांकि मैं खुद बाद में मैं बॉलिंग भी करने लगा। जब मैं अपनी टीम में खेलता था तो मैं वाज ऑलराउंडर। फिर मैंने 1 डाउन पे बैटिंग शुरू कर दिया था और मैं ऑफ स्पिन भी करता हूँ और फिर गुगली भी थोड़ी थोड़ी मार लेता हूँ। और मेरा कैप्टन जो है वो हमेशा मेरे को बोलता था तू मेरा ट्रम्प कार्ड है। क्या बात है। जब कोई विकेट नहीं गिर रही और मेरा अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मैं पहला ओवर करता था तो एक आधी विकेट मिल जाया करती थी। क्या बात है। लेकिन इतनी सारी खेलकूद, स्कूल से गायब रहना और ये सारी बदमाशियां, इसके बीच में पहली बार फोटोग्राफी से रिश्ता किसने और कैसे जोड़ा था, ये बताइए। ये फोटोग्राफी से मेरा रिश्ता जुड़ा एक्चुअली हमारे घर पे जो था एक क्लिक 3 करके कैमरा होता था, मेरे भाई ने लिया था वो। अच्छा, उनको भी शौक था? तो नहीं, वो तो घर पे जैसे फोटो खींचते हैं फैमिली के, वो फैमिली वाले फोटो खींचते थे उस टाइम। तो वहां से मेरे को वो शौक हुआ। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैं वो फैमिली की फोटो नहीं खींचता था, मैं फूल पत्तों के फोटो खींचता था। कहीं अच्छा सा मुझे फूल दिखा तो मैंने उसकी फोटो खींच ली, कुछ ऐसे ही मुझे दिखा तो जो मुझे अच्छा लगा मैंने फोटो खींच ली। अब होता क्या था उस जमाने में वो 120 फॉर्मेट का वो होता था, तो महंगे होते थे। तो भाई मुझे गुस्सा भी करता था कि साला क्या फोटो खींच रहा है रील बर्बाद कर रहा है। हाँ, रील बर्बाद कर रहा है। तो लेकिन मेरा वही होता था, मैं वो करता रहता था वो। जब मैं कॉलेज में गया और कॉलेज में ये पता लगा कि ये फोटोग्राफी क्लब है तो मैंने वहां ज्वाइन कर लिया। तो वहां फिर हमारे वो कुछ सीनियर थे जो हमको गाइड करते थे। तो उन्होंने आपको लाइट, अपर्चर, फोकस सब समझाया? हाँ, वो थोड़ा बहुत। तो उस टाइम बेसिकली वो हमको समझा दिया करते थे कि अच्छा भाई देख ऐसा है, इसको ऐसा कर लिया, अगर डार्क हो गया तो उसको ऐसे कर देने का, और ज्यादा ब्राइट हो रहा है तो उसको ऐसे कर लेने का, बस। ओके। हाँ, वो उनको भी वो टेक्निकली नहीं समझा पाते थे, बुनियादी तरीके। हाँ, वो बेसिक वो बता देते कि इसको ऐसे कर लिया कर बस, और फ्लैश के साथ करना है तो ऐसे कर लेना, ऐसा कर लेना, तो हम वैसे कर लिया करते थे। वहां से जो शौक शुरू हुआ, फिर वो मैंने जब क्लब ज्वाइन किया जी, क्लब में जब मैं आया तो वो योग जॉय साहब जो हमारे थे, तो वो हमको प्रॉपरली फिर गाइड करते थे। ओके। फिर उन्होंने मेरे को देखा कि यार ये जो तुम्हारा कैमरा है ना, ये तुम थोड़ा अच्छा कैमरा लो, क्योंकि वो रेंज फाइंडर कैमरा था जो मेरे पास था। बोले तुमको SLR कैमरा चाहिए, तुम SLR कैमरा लोगे तो तुम अच्छे फोटो खींच पाओगे। तो मैंने कहा अच्छा। फिर घर वालों को कैसे बनाया? हाँ, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे को वो कैमरा लेना था जी, और मैंने घर वालों को बोलना शुरू किया कि भाई मेरे को एक अच्छा कैमरा खरीदना है। तो उन्होंने पूछा कितने का है, तो वो सेकेंड हैंड कैमरा योग जॉय साहब से ही मैंने लिया। अच्छा। 3000 रुपए का। उस जमाने में 3000 बहुत होते थे उस टाइम। जी जी। तो मेरे घर वालों ने बोला पागल हो गया, तो 3000 रुपए का कैमरा होता है क्या? फिर मैं उनको ऐसा ऐसा मैंने कन्विंस किया उनको कि नहीं वो अच्छा कैमरा है, ऐसा है वैसा है, ऐसी फोटो। तब तक मेरी कुछ ये फोटो छपनी शुरू हो चुकी थी। तो घर वालों को भी लगा कि चल यार कुछ हो रहा है बच्चे का। तो उन्होंने मेरे को ले दिया वो कैमरा। क्या बात तब से मैंने वो पेंटेक्स का कैमरा था। वाह वाह वाह। तो वो मेरा पहला वो जो SLR कैमरा था वो पेंटेक्स का था। तो उसके बाद में फिर मेरा शौक और बढ़ गया। फिर तो मतलब ये हो गया कि मैं तो धड़ाधड़ मतलब फिर रोल ले लेके, क्योंकि एक तो मेरी प्रिंटिंग कॉस्ट वहाँ कम हो गई थी जी, वहाँ पे मैं करवाता था। फिर मेरे को ये फोटो भेजने में कुछ मिलने भी लग गया था। तो ऐसे ही माहौल में एक दिन हमने एक एड देखा पेपर में, ओके, फिल्म इंस्टीट्यूट का कि एडमिशन हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि फिल्म इंस्टीट्यूट में क्या क्या पढ़ाया जाता है जी। उसमें सिर्फ ये था कि हाँ ये एक सिनेमाटोग्राफी का कोर्स है वहाँ पे। ओके। तो मैंने ही अपने वो क्लब का एक हमारा दूसरा दोस्त था हमारा, मैंने उसको पूछा चल यार चलते हैं हम तो वहाँ कोर्स करके आते हैं। तो उसने बोला चल ठीक है। तो हमने फॉर्म मंगवा लिया, एक उसने मंगवा लिया, एक मैंने मंगवा लिया। फॉर्म आ गए, अब हम एक दिन बैठ के फॉर्म भर रहे हैं। जब मैं फॉर्म भर रहा था तो मेरे फॉर्म में कुछ गलती होगी, कुछ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि हमने कभी ऐसे फॉर्म हम तो भरे नहीं। अब वो कुछ था वो गलत हो गया। अब मेरे को डर लगा, मैंने कहा यार ये तो रिजेक्ट नहीं हो जाए यार। तो मेरे दोस्त ने बोला देख यार मेरे को तो इतना शौक नहीं है, क्योंकि वो उनका एक्चुअली फैमिली बिजनेस है, वो ज्वेलर्स है। ओके। बोले यार मेरे को तो अल्टीमेटली अपना धंधा करना है यार, तू मेरा फॉर्म ले ले, तू भेज दे। तो मैंने उनका फॉर्म लेके मैंने भरा और मैंने भेजा फिल्म इंस्टीट्यूट। दैट्स हाउ मैं वहां से रोहतक से पूना पहुंच गया। आपका एडमिशन हो गया? हाँ। फिर क्या प्रोसेस थी उस वक्त एडमिशन की? बहुत बहुत टफ कंपटीशन, अभी भी वैसा ही है जी। पहले तो वहाँ पे हमारे रिटन एग्जाम्स थे। आई थिंक देयर वर 3 पेपर्स। ओके। एक जनरल नॉलेज पे था, एक स्पेसिफिक सिनेमा से रिलेटेड एक उस पे था, और एक होता था उसको तो ये कहते थे शायद एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें वो थोड़ा टेक्निकल होता था। तो 3 तो रिटन टेस्ट होते थे पहले। वो पास करने के बाद में आपको पूना आ जाते थे, पूना में आके यहाँ इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू के बाद में फिर आपका सिलेक्शन होता था। ओके। लंबी प्रोसेस है। लंबी प्रोसेस है। अभी तो और भी थोड़ी लंबी होगी। अभी तो मतलब रिटन एग्जाम पास होने के बाद में एक ओरिएंटेशन होता है यहाँ पे। तो ओरिएंटेशन के बाद में फिर आपका वो होता है फाइनल सिलेक्शन होता है जी। ये बताइए फिल्मों से तब तक कितना नाता बना था, फिल्में देखने से? बहुत। मैंने बताया देखिए पढ़ाई में तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट था ही नहीं जी। मैं हर संडे को और फ्राइडे को मेरे को फिल्म देखनी है।
अरे बाप रे। संडे को हमारे क्या होता था, पुरानी फिल्में आती थी, जो मॉर्निंग शो चलता था, सस्ते टिकट मिलते थे, एक शो होता था उसका। तो ये उड़न खटोला और ये दारा सिंह की फिल्में जो है वो सब मैंने वो मॉर्निंग शो में देखी हैं। अरे वाह वाह वाह। और वो जो रेगुलर जो होता था फिर फ्राइडे का ये होता था कि पहले दिन पहला शो देखना है। तो वो कौन कौन सी फिल्में याद? तो उसमें तो मैंने मतलब बहुत अपने हाथ घिसाए हैं। अच्छा, वो छोटी खिड़की। हाँ, कटावा अप्लाई, उसमें आप घुस रहे हैं और धक्के लग रहे हैं। हाँ, और मुट्ठी बंद करके जब टिकट बाहर निकालते थे तो पूरा स्क्रैचेस आते थे। लगता था कोई खजाना हाथ में आ गया है। हाँ, सीना तान के जा रहे हैं। तो बिल्कुल यही होता था। तो उस जमाने में वही प्रोफेसर, झुक गया आसमान, ये सब फिल्में जो थी उस टाइम, तो ये उस समय हम देखा करते थे। हम राम और श्याम फिल्में देखने का ये जो मजा था, ये जो आपने बताया फ्राइडे और संडे का, आपको लगता है कि ये जो आज ऑन डिमांड फिल्में, जो फिल्म बोलो वो उपलब्ध है टेलीविजन पर, ओटीटी पर, क्या वो रस रह गया है जो उस जमाने में बड़ी मुश्किल से भीड़ के बीच में मुट्ठी टिकट खिड़की में घुसा के? नहीं, वो देखिए, वो जो एक जमाना था वो याद ही रह गया बस। आपने बताया कि प्रोफेसर और झुक गया आसमान जैसी फिल्में, जब पर्दे पर हीरो को गाते हुए देखते थे कि वो कौन है जो सपनों में आया, वो तो कैसा बात ही लगता अलग था? होती थी जी, वो बात ही अलग होती थी उस जमाने में। मैं आपको बताऊं, हम जैसे इंटरवल होता, इंटरवल में एक फ्राइड पापड़ मिलता था खरीदने, हम बैठ के वो पापड़ खाया करते थे। वाह वाह। और वो लकड़ी की कुर्सियां होती थी, लेकिन उस पे भी वो जो मजा आता था ना फिल्म का जी, वो अभी वो ये सब कंफर्ट जितना आप आज देखिएगा ना, देखिए मल्टीप्लेक्स में आपको सोफे मिल जाते हैं, आप सो जाते हैं फिल्म देखने के लिए। तो अब वो फिल्म का मजा अलग है। लेकिन हाँ, अभी टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, फिल्म मेकिंग बहुत बदल गई है। जी जी। उस जमाने का ट्रेंड एक अलग होता था। उस जमाने में ट्रेंड क्या था, मोस्टली फैमिली फिल्में आती थी, फैमिली ओरिएंटेड होती थी, बेटी बेटे, माँ बाप, मिलन, मतलब वो सब ऐसी रिलेशनशिप के ऊपर फिल्में होती थी। आज जरा जमाना अलग हो गया, आज के इश्यूज अलग हो गए, तो पूरा सिनेमा ही बदल गया अभी। उस दौर का एक गाना सुनते हैं। बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गाना? प्रोफेसर। और प्रोफेसर का गाना कौन सा है? वो अपना गाना है, अपना ट्रेन के अंदर, मैं चली मैं चली। मैं चली मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां, सजदे में हुस्न के। आंखों से दूर, दिल से न जाओगे मेरे हुजूर। जादू फिजाओं का छाया सुरूर, ऐसे में बहके तुम किसका कसूर। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। मैं चली सफर, हमको भी जाए तो क्या है फिक्र। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली
देखिए मैं चली पीछे पीछे जहां हम भी यादों की गलियारों में इसी तरह चल रहे हैं और हमारे श्रोता हमारे साथ साथ इन गलियारों में चल रहे हैं। दो चीजें पूछनी है, एक तो ये कि चोरी से फिल्में कितनी देखी हैं और दूसरी ये कि पूरी फैमिली फिल्में देखने जाया करती थी कि नहीं। एक्चुअली जब मेरी पहली फिल्म मैंने देखी थी लाइफ में, वो फिल्म थी ससुराल। डैडी लेके जाते थे हमारे पूरी फैमिली को ही। वो ऐसे वाली फिल्में, सिर्फ वो जो फैमिली ओरिएंटेड फिल्में होती थी, कभी कभी अपना पूरा फैमिली हमारी जाती थी। और हमारे वहाँ उस जमाने में एक बॉक्स हुआ करता था, हाँ, जहाँ फैमिली बैठा, हाँ फैमिली बैठती थी। वो एक सबसे पीछे, एक बैल्कनी के पीछे होता था वो। जी जी। तो वहाँ बॉक्स में बैठ के हम पूरा एक वो अपना कितना एक्साइटमेंट होता था कि शाम को फिल्म देखने जाना है। अरे बहुत बहुत, मतलब उस जमाने में मतलब फिल्म तो बहुत बड़ी चीज थी। जी जी। क्योंकि उस जमाने में रोने धोने वाली फिल्में बहुत बनती थी। जी जी। और हम तो बड़े ही ऐसे हो जाते, बिल्कुल रोते थे हम। मैं इनफैक्ट अभी भी रोता हूँ, अगर कोई अच्छी फिल्म हो तो मैं अभी भी रोता हूँ। क्या बात है। हाँ, और अभी क्या होता था, चोरी की जो फिल्में हैं ना, वो जब ज्यादा फिल्में हो गई थी ना, कि आप इतना फिल्में देख, अब जैसे स्कूल से भाग के भी मैंने फिल्में देखी हैं। जैसे कौन कौन सी? मुनीम जी, नजराना। क्या बात है, क्या बात। तो ये जो फिल्में होती थी, फिर मैं वो स्कूल से निकल के आता था, मतलब इंटरवल से, मतलब रिसेस होता था, रिसेस के बाद में निकल जाने का, बस्ता साथ में टॉकीज में, टॉकी के अंदर, बिल्कुल। बाप रे। तो वो फिर हम घर पे नहीं बताया करते थे। नहीं तो जब मैं ऑफिशियली जैसे घर से परमिशन लेके फिल्म देखने जाता था, हाँ, तो फिर तो मैं आके घर पे मम्मी को अपनी कहानी सुनाया करता था फिल्मों की। अरे वाह वाह, और बड़े शौक से। हाँ, मुझे याद है, मैं जब मिलन देख के आया था, तो मिलन देखने के बाद में मैंने फिल्म अपना उनको पूरी कहानी, शायद मेरी मम्मी भी रो लेती थी उस टाइम, जिस तरह कहानी जिस तरह की। बिल्कुल। हाँ। तो आपने बताया चोरी से भी फिल्में देखते थे, परमिशन से भी देखते थे, तो ये अलग अलग लेवल पर फिल्में देखने का ये जो आयोजन चल रहा था, इसमें कभी चोरी पकड़ी गई और कुटुम्बस हुई? बिल्कुल हुई ना। वो भी बताइए। वो कैसे होता था, जैसे अभी हमारे पड़ोसी हैं, वो भी फिल्म देखने गए, उन्होंने बड़ी गड़बड़ है। उन्होंने हमको देख लिया तो पूछ लेते थे, अरे भाई तेरा तो स्कूल है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है। अब फंस गए तो वही होता था। फिर वो फिल्म के बाद में वो हमको साथ में लेके आते थे घर पे, चल भाई चल बेटा तू, क्योंकि उनको भी समझ में आ जाता था कि घर से, स्कूल से भाग के आया हुआ है। तो इसके बाद फिर कुटुम्बस का आयोजन होता था? हाँ, नहीं वो फिर इतना नहीं होता था, मतलब घर पे वही होता था कि बेटा ऐसा मत करो, पढ़ ले। हाँ, और उनको ये मालूम था ये पढ़ने वाला है, मतलब अच्छा। उनको ऐसे ही होता था कि यार ये पास हो जाए, यही बहुत है। पर मैं धक्का मारे से पास हो ही जाया करता था। जी जी। मतलब उतना आपने मेंटेन रखा था? हाँ, उतना मैं क्या करता था, फिर एग्जाम से पहले हमारा एक दूसरा घर था, खाली पड़ा था जो, तो मैं एग्जाम से 1 महीना पहले अपने 2-3 दोस्तों के साथ वहां शिफ्ट हो जाता था। और वो 1 महीने की जो हमारी मेहनत होती थी, उसमें हम पास हो जाए, मतलब वही 45-50% तक अपने लेके हम निकल लेते थे। अपना एक टारगेट था? हाँ, बस उतना था कि भैया निकल जाओ बस वहां से। क्या बात है। तो ये हम करते थे। इतनी सारी फिल्मों की यादें, सिंगल स्क्रीन थिएटर में परिवार के साथ देखना, इतनी फिल्मों के आपने नाम लिए, तो इनमें से कौन सी फिल्म का गाना है यहाँ पर सुनेंगे? एक राज कपूर की फिल्म है, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। बाहर तो उजाला है मगर दिल में अंधेरा, समझो न इसे रात ये है गम का सवेरा। बाहर तो उजाला है मगर दिल में अंधेरा, समझो न इसे रात ये है गम का सवेरा। क्या दीप जलाए हम, तकदीर ही काली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है।
कभी दीप किसी दिल का बुझा हो, मैं तो वो मुसाफिर हूँ जो रास्ते में लूटा हो। ऐसे ना कभी दीप किसी दिल का बुझा हो, मैं तो वो मुसाफिर हूँ जो रास्ते में लूटा हो। ऐ मौत तू ही आ जा, दिल तेरा सवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। तो ये जो बचपन के दिनों की मस्ती थी, उन दिनों में कोई एक ऐसा एम बन गया था कि कुछ करना होगा तो ये वाली फील्ड चुनेंगे? एम तो मेरा क्रिकेटर बनने का था एक्चुअली। अच्छा। नई नई बातें निकल के आ रही है। क्रिकेट अच्छा खेलता था जी, तो कॉलेज में भी खेला मैं। तो लेकिन वो बीच में थोड़ी सी वो जैसे पॉलिटिक्स होती है ना, हर जगह पॉलिटिक्स। बिल्कुल। तो हमारे वहाँ पे भी कॉलेज में भी पॉलिटिक्स आ गया था, तो उसकी वजह से मैं वहाँ पे भी ओपनर था। लेकिन जब टूर्नामेंट हमारा शुरू हुआ, जो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होता है, तो एक हमारे वहाँ थे, आई डोंट वांट टू नेम समबडी हु वाज देयर, तो मेरे को उन्होंने 12th में बना दिया उसके बाद। छोटा सा इशू था कि वो जब आते थे, हम प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस करते थे, तो मैं उनको विश नहीं करता था, बिकॉज मेरा उनसे कभी प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो उनको उस पर नाराजगी होगी। और वो क्योंकि अथॉरिटी में थे तो ठीक है, तो हमने झेला है वो टाइम। तो उसके बाद से थोड़ा होती है ना, वो आदमी दिल टूट जाता है। जी जी। तो उसके बाद फिर वो झटका लगा, मैंने कहा छोड़ो यार, तो हमने वो सब छोड़ छाड़ दिया फिर हमने। हालांकि जब हमारी क्रिकेट टीम थी कॉलेज की, हमने वो यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जीता, वो हमें वो ब्लेजर वगैरह मिला सब, क्योंकि एज ए 12th मैन आल्सो आपको ब्लेजर मिलता है जी, वो मिल गया। लेकिन एक वो तमन्ना रहेगी कि भैया हम खेल नहीं पाए। इनफैक्ट हमारे ही कॉलेज में जब हम अपना नेट प्रैक्टिस करते थे, कपिल देव साहब उस टाइम हमारे वहाँ आते थे, क्योंकि हरियाणा की रणजी ट्रॉफी के जो ट्रायल होते थे वो हमारे वहाँ ही होते थे। जी जी। और हमारे रोहतक में एक बड़े मशहूर स्पिनर रहे हैं राजेंद्र गोयल, जो मतलब उनकी भी अपनी बेचारी वही है कि पॉलिटिक्स की वजह से वो भी कभी आगे नहीं आ पाए। ही इज द मैक्सिमम विकेट टेकर एक्चुअली इन द हिस्ट्री ऑफ रणजी ट्रॉफी। तो वो भी हमारे साथ आगे खेलते थे हमारे कॉलेज में। तो उस टाइम वही शौक था, मतलब क्रिकेट का शौक था, मैं तो वही बनना चाह रहा था। तो फिर ये मैंने आपको बताया, ये सडनली मैंने एक ऐड देखा और वहां से हम कट टू सीधा पूना पहुंच गए। पूना में भी मुझे ये नहीं मालूम था कि भैया ये क्या कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स लिखा हुआ है, हम छोटे शहर से हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है किसको क्या मालूम। कैसा था घर छोड़ना आपका? मैं घर पे मैंने बताया नहीं था। फॉर्म भरते हुए कोई ना कुछ नहीं, वो तो हमने दोस्तों में आपस में कर दिया, फॉर्म आ गया, मैंने भर दिया। रिटन एग्जाम कहाँ दिया था? दिल्ली में, दिल्ली DPS। जी जी। तो जब ये हो गया, तो जब मैंने फिर बताया कि अब तो मुझे पूना जाना है, तब घर वालों ने बोला कि फिल्म लाइन में ज्वाइन करेगा तुम। तो मैंने कहा हाँ क्यों, क्या हो गया? अच्छा, मैं उस टाइम ये नहीं था कि फिल्म लाइन में जाना है, मुझे उस टाइम लग रहा था कि ये जो है ये कैमरामैन जो है टीवी के लिए, क्योंकि तब तक टीवी आ चुका था जी, और हमको टीवी का तो लगता कि टीवी का कैमरामैन बन जाऊंगा मैं। जी जी जी। हमारे एक डिस्टेंट कजन है, वो भी फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट कर चुके थे। ओके। और उन्होंने भी कुछ दूरदर्शन में भी नौकरी की थी और कुछ वो बॉम्बे में भी रहते थे वो। तो मेरे को उसका किस्सा बता रहे हैं वो कि देख क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है अभी, वो छोड़ दिया उसने नौकरी भी, तू क्या करेगा जाके वहां पे। तो हमारा क्या था, हमारा पुश्तैनी धंधा अपना खेती का ही था। और मैं ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल तक अपने खेतों में भी जाता रहा, मतलब मैं जाता था जब जरूरत पड़ती थी, कि जब कटाई का टाइम आता है तो क्योंकि उस टाइम जरूरत होती है एक्स्ट्रा हैंड की, तो मैं जाता था और मैं सब करता। मैंने ट्रैक्टर भी चलाया, मैंने एक्चुअली ड्राइविंग वहीं पे सीखी। अच्छा। मैंने ड्राइविंग जो सीखी है अपना ट्रैक्टर चला के सीखी। अरे गजब। वाह भाई वाह। तो मैं ट्रैक्टर लेके ही अपना गेहूं लेके मार्केट में छोड़ने जाता था। और हमारी जो पटौदी साहब है, उनकी जो मंडी है, वहीं पे ही हमारा खेत था, वहीं जाके हम अपना गेहूं वगैरह बेचा करते थे। तो अच्छा। तो ये वहां से शुरू हुआ और कहां से कहां चले गए हम। तो FTI में आने के बाद में मुझे पता लगा कि यार ये तो यहाँ तो सब कुछ सीखना पड़ता है। जी जी। मतलब मुझे वहाँ हर चीज सीखना, मतलब स्क्रिप्टिंग भी सीखा, डायरेक्शन भी सीखा, साउंड भी सीखा, एडिटिंग भी सीखा, और कैमरा भी सीखा। तो एकदम से FTI आना रोहतक से कितना बड़ा शौक था आपके लिए, क्योंकि एक नई दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जब मैं आया, क्योंकि देखिए रोहतक शहर जो है
छोटा सा शहर है, एंड इट्स नॉट ए काइंड ऑफ ए मेट्रो जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। मोस्टली वही एक हिंदू कल्चर है, वहाँ पे वही चलता है। जब मैं यहाँ पे आया तो हमारे वहाँ पे लोग केरला से भी थे, तमिलनाडु से भी थे, बंगाल से भी थे, जो हमने कभी सुना भी नहीं था, ना तो हमको लैंग्वेज ही नहीं पता थी हमको। जी जी। उसके अलावा जो पढ़ाई भी थी, एक तो पढ़ाई पूरी इंग्लिश में थी। बिल्कुल। हम उस जमाने में इंग्लिश बोलते नहीं थे, हम तो हिंदी भाषी हैं। बिल्कुल। तो हम तो इंग्लिश बोलते ही नहीं थे, तो हमको शुरू में बड़ी तकलीफ होती थी जी। तो वो तो डिक्शनरी रखी थी मैंने वहाँ पे, तो कुछ प्रोफेसर कुछ बोलता था, वर्ड यूज करता था, तो मैं जाके रूम में जाके चेक करता था कि भाई ये क्या मतलब क्या है इसका। मतलब वो एक अलग तरह का स्ट्रगल था। बिल्कुल, वो थोड़ा मेरे को थोड़ा टाइम लगा उसके लिए वहाँ पे एडजस्ट होने में ही, माहौल के एडजस्ट होने में, बट दैट वाज ए लर्निंग। आई गॉट टू लर्न, मतलब मैंने हर तरह के फिर कल्चर सीखे वहाँ पे। उसके अलावा हमारे बैच में ही एक लड़का मॉरिशस से था, एक लड़की फिलीपींस से थी, 2 लड़के वियतनाम से थे। अब वो अपना खाना बनाते थे, अब उनका हमको खाना भी वहाँ उनके साथ कभी बैठ के खाया हमने, तो हमको पता लगा अच्छा भैया अलग अलग कल्चर और तहजीब सब हाँ, चीजें सीखी आप। ये हमने सब वहाँ जाके सीखा जी। उससे पहले तक हमें कुछ पता नहीं था, उससे पहले तो हमको डोसा भी नहीं पता था डोसा क्या होता है। तो ये मेरा चेंज था वहाँ पे, और मैंने वहीं पे ही फिर इंग्लिश बोलना भी वहीं आहिस्ता आहिस्ता वी स्टार्टेड पिकिंग अप, तो हो गया वहाँ पे। फिर मेरा इंटरेस्ट जो है अभी हर चीज में हो गया। मैं अभी कैमरा के अलावा मेरी पिछली 2 फिल्में हैं, मैं उन पे एसोसिएट डायरेक्टर भी रहा हूँ। जी जी। और अभी मैंने एक फिल्म लिखी भी है खुद, तो मेरा राइटिंग में भी है भी, और मैं एडिटिंग में भी अपना बड़ा अच्छा होता था जब मैं अपने वहाँ पे था जी। तो मुझे अभी ये है कि अभी आई कैन इन द सिनेमा आई कैन से कि आई एम लाइक ए फिल्म मेकर। तो जब आप एफटीआई में गए, जाहिर है कि आप तो टेक्निकल कोर्स में थे, लेकिन उस समय में कौन से एक्टर्स और डायरेक्टर्स वहां सीखने आए थे जो आज नाम कमा चुके हैं? हमारे टाइम पे एक्टिंग वाले तो नहीं थे जी, और डायरेक्शन में जो थे हमारे जूनियर थे, जो जैसे राजकुमार हिरानी है, संजय लीला भंसाली है, वो जूनियर थे, और हमसे जो सीनियर थे वो आते रहते थे। जी जी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि जो लोग पास आउट हो गए और उनका कट गया कनेक्शन। जैसे विनोद चोपड़ा है, पंकज पराशर है, केतन मेहता है। अब एक्चुअली जब हम वहाँ पढ़ रहे थे तो केतन मेहता ने एक फिल्म ही शूट कर दी वहाँ पे। अच्छा। जो आमिर खान की पहली फिल्म थी एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ। था होली। अच्छा, होली। हाँ जी। वो पहली फिल्म थी एक्चुअली उनकी, और उसमें आशुतोष गवारकर भी एक्टिंग कर रहे। तो वो हमारे टाइम पे वहीं इंस्टीट्यूट में ही शूट हुआ। पूरी कहानी वो हॉस्टल की कहानी थी, तो हमारे वो हॉस्टल में शूट हुआ। इनफैक्ट मेरे रूम के बाहर ही शूट हुआ वो सीन्स वहाँ पे। एक्चुअली ऑन हैंड कुछ लोगों ने वहाँ असिस्ट भी किया उस फिल्म में, कि एक एक्सपीरियंस मिलता है। जी जी। क्योंकि उससे पहले तो आप पढ़ ही रहे हैं, आपको नहीं पता है, आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन ये एक फीचर फिल्म है बाकायदा। तो ये लोग आते जाते रहते थे, इनसे मुलाकात होती रहती थी। जैसे टॉम ऑल्टर, वो अपना आते थे, हमारे वो क्रिकेट टीम हर साल लेके आते थे, हमारा प्रेजेंट स्टूडेंट और एक्स स्टूडेंट्स के बीच में मैच होता था। तो सतीश शाह है, नसीरुद्दीन शाह है, ये सब आते थे, ओमपुरी, ये सब लोग आते थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ फनी बात ये होती थी, जब मैं घर वापस जाता था तो हमारे जो दोस्त थे वो पूछते थे हमसे, यार तू अमिताभ बच्चन को देखा क्या, उससे मिला क्या? जी जी। अब उनको कौन समझाए कि भैया अमिताभ बच्चन एफटीआई में नहीं आता है। सही है। तो ये ऐसा होता था। बिल्कुल। तो ये जो एफटीआई का कोर्स चल रहा था, इस दौरान एफटीआई में तो पूरा विश्व सिनेमा देखने को मिलता है, और आपका परिचय दुनिया के फाइनेस्ट सिनेमा से कराया जाता है। बिल्कुल। तो एक नई दुनिया खुली होगी। कौन कौन सी फिल्में उस जमाने में दिखाई गई आपको? पहले तो कुछ ऐसा सिनेमा है जो हमें समझ ही नहीं आता। मैं आपको किस्सा बताता हूँ जी। जब मैं ज्वाइन किया तो हमारे वहाँ रैगिंग होती है, तो हम रैगिंग से बचने के लिए क्या करते थे, शाम की हमारी जो प्रैक्टिकल क्लास होती थी 5 बजे खत्म होती थी। उसके बाद में हमारी एक 6-6:30 बजे स्क्रीनिंग होती है, एक 9 बजे स्क्रीनिंग होती थी। तो ये शेड्यूल होता था हमारा। तो 5 बजे के बाद हम निकल जाया करते थे बाहर। तो एक तो हमारे उस जमाने में मेस नहीं था वहाँ पे, तो खाना खाने के लिए बाहर निकलते। तो खाना खाने के बहाने हम 5 बजे ही भाग लेते थे, ताकि 2-3 घंटे बाहर बिताओ, वहां से खाना वाना खा के चुपके से पिछले बैक डोर से अंदर घुस जाओ रूम में, रैगिंग से बचना। तो एक दिन हम ऐसे निकल रहे थे, तो मेरे एक दोस्त, मेरे बैचमेट मेरे को बोला, अरे गुलाटी किधर जा रहा है यार, आज तो 8.5 है। मैंने कहा 8.5 क्या है यार? तो बोले यार 8.5 फेलिनी का 8.5। अरे मुझे, मैंने कभी सुना ही नहीं है फेलिनी कौन है, फ्रेडरिको फेलिनी कौन है? तो मैं फिर रुक गया। मैंने कहा अच्छा यार ये इतनी बात कर रहा है तो यार ये तो कुछ अच्छा होगा यार, तो रुक जाओ यार। तो लगा कि चलो कोई बात नहीं यार, एक दिन रैगिंग झेल लेंगे यार, कोई बात नहीं है। बैठ गया, फिल्म देख रहा हूँ। 15-20 मिनट तक थोड़ा समझ आ रहा है, क्योंकि वो सब टाइटल्स होते थे, इटालियन फिल्म है वो, तो थोड़ा समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बाद में फिल्म बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर गई मेरे। जी जी। अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं फिल्म छोड़ के उठ जाऊं, क्योंकि अगर सीनियर आपको देख लेता था कि बीच में आप फिल्म छोड़ के जा रहे हैं तो आपकी तो बाहर पूरी
खिंचाई होती थी। सही है कि तुम आए हो यहाँ फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए और फिल्म नहीं देखते हो। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं बाहर निकला, फिल्म खत्म हुई, तो मैंने अपने दोस्त को पूछा, मैंने कहा यार उसके बाद हुआ क्या फिल्म में? उसको भी मुझे समझ में आ गया, उसको भी समझ में नहीं आई, वो सिर्फ यही बोलता रहा व्हाट ए फिल्म यार। तो मैंने कहा यार मुझे समझा तो सही। फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई इसके बाद इसको भी नहीं पता लगा। तो उसके बाद में हमारे वहाँ फिल्म लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। जी जी। तो अगले दिन आप लाइब्रेरी में जाते हैं, वो किताब ढूंढते हैं जिसपे उसका जिक्र है, वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद समझ में आता है अच्छा यार ये तो ये कहना चाह रहा था। तो हमारे वहाँ क्या होता था, रिपीट स्क्रीनिंग होती रहती थी, मतलब अच्छा। 2-3 महीने में फिल्म दोबारा हो जाती थी स्क्रीनिंग। तो जब आप दोबारा देखते हो तो तब आप, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, तो अब आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा यार ये है। तो ये तरीका था हमारा समझने का। और हमारे वहाँ एक क्लास है, इट्स कॉल्ड फिल्म एप्रिसिएशन। तो हमारे एक बहुत अच्छे टीचर थे सतीश बहादुर। जी जी जी। बहुत बड़े कमाल फिल्म हिस्टोरियन और बहुत बिल्कुल बड़े फिल्म एप्रिसिएशन की जो मुहिम है उसके बिल्कुल वो वही बड़ा नाम, आप उनका ही नाम है वो जी। वो हमको सिखाते थे कि फिल्म को कैसे देखा जाता है। ये फिल्म सारी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। हाँ। फिल्म के अंदर उसका अंडरटोन क्या होता है, मैं आपको उसका बताऊं। सोशल रिलेवेंस क्या होता है। हाँ उनका, उसके अलावा वो फिर हमको बताते थे हर चीज का वैल्यू क्या है, साउंड का वैल्यू क्या है। वो आपको दिखाते थे एक बार फिल्म बिना साउंड के, ओहो, सिर्फ आप विजुअल देख रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी, साउंड ऑफ है बिल्कुल। फिर फिल्म पिक्चर बंद कर देते थे, फिर आपको साउंड सुनाते थे। फिर ओहो, तब आपको समझ में आता था कि इस फिल्म साउंड का इस फिल्म में क्या वैल्यू, क्या योगदान है। गजब, वाह। म्यूजिक का क्या, साउंड इफेक्ट्स का क्या, वो एक एक चीज पॉइंट आउट करके फिर आपको बताते। दैट्स हाउ हमारी लर्निंग जो थी ये शुरू हुई थी। ये तो बहुत ही जबरदस्त लर्निंग है, इसका मतलब ये है। बहुत, मैं इसलिए कहता हूँ ये एक फिल्म इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह है, मैं बता रहा हूँ पूरे एशिया में ऐसा कोई फिल्म स्कूल नहीं है। क्या बात है। एंड एक्चुअली अभी इट्स रेटेड इन वन ऑफ द टॉप 10 फिल्म स्कूल जो है वर्ल्ड के, उसमें फिल्म इंस्टीट्यूट का नंबर आता है। क्या बात है। यहाँ एक गाना सुनते हैं, तो बताइए कौन सा गाना सुने, 70s के जमाने का। अजीब दास्तां है ये। क्या बात है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अभी आप सुन रहे थे सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।
चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था विनायक तड़वलकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।